हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी। तो आज हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी की दूसरी बुक यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर 3, जिसका नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो आओ शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया कि चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर यानी भूमि संसाधन और कृषि। किसी भी देश के लिए, किसी भी सेटलमेंट के लिए भूमि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में काम करता है। वो खेती के लिए भी काम आता है, वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी काम आता है, वो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी काम आता है। Different types of land are suited for various uses, thus building schools, road, park in which you play, field in which you crops grow यानी जहाँ पे हम खेती करेंगे, and the pasture यानी जहाँ पे हम अपने पशुओं को चरवाएंगे। रिप्रेजेंट द डिफरेंट यूजेस ऑफ लैंड यानी जमीन के अलग अलग इस्तेमाल करने के तरीके हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें इस प्रकार में क्या कहते हैं, स्कूल आएगी, सड़क आएगी, खेल के मैदान आएंगे, फसलों की खेती वाले खेत आएंगे, पशुओं को चराने वाले चरगाह का निर्माण भूमि के विभिन्न विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज कैटेगरीज। तो कितनी यूज, टोटल 9 लैंड यूज कैटेगरीज है। तो आओ इनको पढ़ते हैं। भूमि उपयोग श्रेणियां। तो लैंड यूज कैटेगरीज आर एज मेंटेन बाय द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले क्या आती है, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी जो जंगल डिफाइंड है। समटाइम्स जंगल जो सरकार डिफाइन करती है उन्हें क्लासिफाइड भी बोलते हैं। ठीक है, आओ। द एरिया अंडर द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। यानी क्या होता है कि एक्चुअल फॉरेस्ट चला गया, एंड क्लासिफाइड फॉरेस्ट वो है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि यहाँ पे भी फॉरेस्ट को ग्रो किया जा सकता है, जंगल को बनाया जा सकता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक्चुअल फॉरेस्ट कम है, बट जो क्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंडर लैंड आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वास्तविक वन आवरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र से भिन्न होता है। द एरिया दैट गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ इज नोन एज द क्लासिफाइड फॉरेस्ट में, यानी वो जगह जिसको सरकार मानती है कि इन फ्यूचर ये भी एक जंगल बन सकता है, यहाँ पे फॉरेस्ट को ग्रो किया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं क्लासिफाइड फॉरेस्ट, जो एक्चुअल फॉरेस्ट से अलग होता है। सरकार द्वारा वन वृद्धि के लिए चिन्हित और सीमांकित क्षेत्र को वर्गीकृत वन के रूप में जाना जाता है। देयर में भी इंक्रीज इन द क्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी ऐसा हो सकता है कि क्लासिफाइड फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड आ रही है उसमें ग्रोथ हो जाए, बट एक्चुअल फॉरेस्ट ग्रो ना हो, विदाउट एनी एक्चुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। वन क्षेत्र में वास्तविक वृद्धि के बिना भी वर्गीकृत वनों की वृद्धि हो सकती है। तो ये क्लासिफाइड लैंड वो वाली जमीन है जहाँ पे सरकार एज्यूम करती है कि इन फ्यूचर वहाँ पे जंगल डेवलप होगा। ये हो सकता है कि अभी वहाँ जंगल ना हो, बट इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड एरियाज बड़े हो सकते हैं। दूसरा क्या है, बैरन एंड वेस्टलैंड यानी बंजर और वीरान भूमि, यानी जहाँ पे कोई खेती नहीं हो सकती। द लैंड विच क्लासिफाइड एज वेस्टलैंड कैन नॉट बी ब्रोट अंडर द कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे पास तकनीक है उस तकनीक का यूज करके हम इस जमीन को खेती के अंडर नहीं ला सकते। जिस भूमि को बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है उससे उपलब्ध तकनीकी से खेती योग्य नहीं बनाया जा सकता। अगला क्या है कि लैंड पुट टू नो एग्रीकल्चर यूज। नो एग्रीकल्चर यूज क्या होता है कि इंडस्ट्री के लिए बना दे, रेजिडेंशियल एरिया के लिए बना दे, कि वहाँ घर बना दे। तो गैर कृषि उपयोग के लिए लगाई गई भूमि। तो लैंड अंडर द सेटलमेंट यानी जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, इंडस्ट्रीज शॉप्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन द दिस कैटेगरी। बस्ती या संरचनाओं, उद्योगों, दुकानों आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि इस श्रेणी में शामिल होती है। अगला क्या है कि एरिया अंडर द परमानेंट पेस्चर, यानी वो भूमि सिर्फ चरागाहों के लिए यूज होती है, जानवरों को चराने के लिए यूज होती है। मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज ओन बाय द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट, यानी ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स एक टॉपिक है जिसको आगे चल के हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट भी है। तो इस प्रकार की अधिकांश भूमि ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व में होती है। स्वामित्व मतलब उनका ओनरशिप होता है, मालिकाना उनका होता है। द लैंड ओन बाय द विलेज पंचायत कम अंडर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से क्या समझते हैं कि वो किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी जिससे पूरी सोसाइटी को हेल्प होने वाली है, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स यानी साझा संपत्ति संसाधन। अगला क्या है कि एरिया अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रूव्स, यानी हमने ट्रीज के लिए, ग्रूव्स का होते हैं कोस्टल एरियाज में, तो विविध वृक्ष फसलों और वनों के अंतर्गत क्षेत्र। द लैंड अंडर द ऑर्चर्ड फ्रूट ट्रीज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, यानी मैक्सिमम जो ये लैंड होती है ये किसके लिए है, प्राइवेटली ओन्ड है, ये कोई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी होती है। आगे क्या है कि कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि, के अभी फिलहाल तो वो बंजर है बट उसे हम करंट टेक्नोलॉजी का यूज करके कृषि योग्य बना सकते हैं। एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फैलो, फैलो मतलब अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखना है कि 5 साल से ज्यादा हो गए उस पर कोई खेती नहीं हुई है, इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इट कैन बी ब्रोट अंडर द कल्टिवेशन आफ्टर इंप्रूविंग इट थ्रू द रिक्लेमेशन प्रैक्टिस, यानी हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके या डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके इस जमीन पे खेती कर सकते हैं, बट इन करंट सिचुएशन ये खेती इस पे नहीं हो रही है।
5 वर्ष से अधिक समय तक परती खेती रहित छोड़ी गई है कोई भी भूमि इस श्रेणी में आती है। इसे सुधारात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा विकसित करके खेती योग्य बनाया जा सकता है। आगे क्या है, करंट फैलो। ये जो तीनों है ना, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो एंड फैलो अदर देन करंट फैलो। तो इसमें क्या होता है, दिस लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, क्रॉप वाला जो टाइम होता है उसको एग्रीकल्चर ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए, जबकि कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या है कि मोर देन 5 ईयर्स। तो यह वह भूमि है जिस पर एक कृषि वर्ष से कम समय के लिए बिना खेती के लिए छोड़ दिया गया। आगे क्या कि फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी ये भी बंजर ही है बट ये अलग है करंट फैलो से। तो क्या अलग है कि इसको खेती किए बिना छोड़ा गया है 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम। दिस इज ऑल्सो कल्टिवेबल लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, यानी 5 साल से कम हुआ है बट 1 साल से इसको ज़्यादा हो गया है। आगे क्या है कि नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है कि जहाँ पे हम टोटल क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड विच ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज अ नेट सोन एरिया, यानी जिस पर टोटल खेती करी गई है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। जिस भूमि पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उस भूमि के भौतिक क्षेत्रफल को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। आगे क्या पढ़ेंगे हम, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है, पोल साइंस में भी यूज होता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है कि कोई प्राइवेटली ओन नहीं है, या तो इसको विलेज पंचायत ने ओन किया है या स्टेट गवर्नमेंट ने ओन किया है, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी है। और ये किसी एक इंडिविजुअल के फायदे के लिए यूज नहीं होती है, सोसाइटी के वेलबींग के लिए यूज होती है। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप लैंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्राइवेट लैंड और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। द प्राइवेट लैंड इज ओन बाय एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक व्यक्ति ने खरीदा हुआ है या किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने खरीदा हुआ है। जबकि सीपीआर यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर ओन बाय द स्टेट एंड मीन फॉर द यूज ऑफ द कम्युनिटी, यानी ये किसी एक इंडिविजुअल के यूज के लिए नहीं है, ये कम्युनिटी पर्पजेज के लिए है। जैसे इसमें चारागाह भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, कोई जंगल भी हो सकता है जहाँ से फोडर मिलेगा, लकड़ी मिलेगी। निजी भूमि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि राज्य के स्वामित्व में होती है और समुदाय के रूप के उपयोग के लिए यूज होती है। सीपीआर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिटीज नेचुरल रिसोर्स, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है समाज के, कम्युनिटी के, किसी इंडिविजुअल के नहीं है। वेयर एवरी मेंबर हैज द राइट टू एक्सेस एंड यूजेज विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनीबॉडी हैविंग प्रॉपर्टी राइट्स ओवर दैम, यानी हर किसी को उस पर उगने वाली चीज़ों में हक है पर उस पर किसी का स्वामित्व, प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। सीपीआर को किसी समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्रत्येक सदस्य को निर्देशित प्रतिबंधों के साथ पहुंच और उपयोग का अधिकार होता है और किसी का भी उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। सीपीआर प्रोवाइडेड फोडर, यानी जानवरों के खाने के लिए यूज हो सकता है। फ्यूल प्रोवाइड कर सकता है कि मान लो वहाँ पे लकड़ियाँ हैं, पेड़ है, ट्रीज से फ्यूल ले सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक फ्रूट्स मिलेंगे, नट्स मिलेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स होंगे वहाँ पे। तो सीपीआर पशुओं के लिए चारा, घरों के लिए ईंधन प्रदान करते हैं। वे फल, मेवे, औषधियाँ, पौधे आदि जैसे अन्य छोटे वन उत्पादन भी प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग सीजन कितने हैं इंडिया में। इंडिया में तो टोटल 3 क्रॉपिंग सीजन है और हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया की। तो नॉर्दर्न इंडिया में मैक्सिमम 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। इन द नॉर्दर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉपिंग सीजन लाइक खरीफ, राबी एंड ज़ैद। तो इसको पढ़ लेते हैं। खरीफ कब से कब तक होता है? खरीफ होता है जून टू सितंबर, यानी मानसून वाला एरिया। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार एंड तूर दाल होती है नॉर्दर्न स्टेट्स में। सदर्न स्टेट्स में क्या उगाएंगे? राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट। राबी क्या होता है? विंटर सीजन है, अक्टूबर टू मार्च। इसमें क्या होगा? वीट, ग्राम, रेपसीड्स, मस्टर्ड एंड बार्ले। यहाँ पे वही राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट एंड ज्वार, सेम ही चीज़ें रिपीट होती है। ज़ैद क्या होती है? ये एक स्पेशल फीचर है। ये 2 समर और विंटर के बीच में जो छोटा सा टाइम पीरियड आता है उसको हम बोलते हैं ज़ैद, अप्रैल से जून तक का। तो यहाँ पे क्या होती है? वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फोडर्स। और साउथ में वही उग रहा है, राइस, वेजिटेबल एंड फोडर। अब हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कैसे हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग। तो आओ खेती के प्रकार। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इरीगेटेड एंड रेनफीड, यानी जहाँ पे हम तो सिंचाई करते हो या फिर जो बारिश पे डिपेंड होती हो। ऑन द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, तो फसलों के लिए नमी के मुख्य स्रोत के आधार पर खेती को सिंचित और वर्षा आधारित कृषि में वर्गीकृत किया गया है। इरीगेटेड फार्मिंग को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इरीगेटेड फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ इरीगेशन, तो इसको हम प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव इरीगेटिव फार्मिंग में डिफाइन करते हैं। सिंचाई आधारित खेती को सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसे हम सुरक्षात्मक या उत्पादक खेती बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं प्रोडक्टिव फार्मिंग यानी सुरक्षात्मक खेती। यहाँ पे जो हम इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो सिंचाई का यूज़ कर रहे हैं, वो क्रॉप्स को सिक्योर करने के लिए कि वो मॉइस्चर डेफिशिएंट ना हो जाए। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, यानी मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए।
यह फसल को मिट्टी में नमी की कमी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाता है। इरिगेशन एक्ट एज एन सप्लीमेंट्री सोर्स, यानी एड ऑन करता है, एडिशनल करता है, सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर ओवर एंड अबव द रेनफॉल। मान लो बारिश कम हुई तो उस कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे इरिगेशन का यूज करेंगे। सिंचाई वर्षा के अतिरिक्त जल का एक पूरक स्रोत है। द काइंड ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड सोइल मॉइस्चर टू द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। इस प्रकार की सिंचाई से मिट्टी को अधिकतम संभव क्षेत्र में नमी मिलती है, क्योंकि हमें पता है तो हम ऐसे रोज बना के वहाँ पे पानी को पहुँचा सकते हैं। अगला क्या है, प्रोडक्टिव फार्मिंग। यहाँ पे जो सिंचाई यूज हो रही है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हो रही है, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हो रही है। इट प्रोवाइड द सफिशिएंट सोइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव द हाई प्रोडक्टिविटी। यह फसल के मौसम में पर्याप्त मिट्टी की नमी प्रदान करता है, जिससे उच्च उत्पादकता प्राप्त होती है। द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया फॉर कल्टीवेशन लैंड इज हायर देन द प्रोटेक्टिव इरिगेशन, यानी इसमें जो पानी जो ज़्यादा यूज होता है वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन से या प्रोटेक्टिव फार्मिंग से ज़्यादा यूज होता है। खेती योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल में पानी की खपत सुरक्षात्मक खेती की तुलना में अधिक होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया, तो भारत में कृषि का कैसे कैसे विकास हुआ, भारत में कृषि का विकास। तो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज सब्सिस्टेंस इन नेचर बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले सिर्फ ये सब्सिस्टेंस नेचर का था। यानी सब्सिस्टेंस की खेती क्या होती है, जहाँ पे हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपने फैमिली के लिए या अपने लोकल एरिया के लिए प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको मार्केट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं बेच रहे। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया की खेती थी वो कैसी थी, सब्सिस्टेंस इन नेचर थी। इट हैड लो परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1950 तक लो परफॉर्मेंस थी। स्वतंत्रता के पहले भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था निर्वाह आधारित थी, यानी पर्सनल कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसका मार्गदर्शन या इसका प्रदर्शन निम्न रहा। पूर्वार्ध मतलब 1900 से लेके 1950s तक। ड्यूरिंग द पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरीगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, यानी कौन सी अनडिवाइडेड वाला, जो पूरा इंडस रिवर आती है और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज क्रिएट करती है, तो सबसे ज़्यादा इरीगेशन वहीं पे हो रहा था, वो हमने लॉस्ट कर दिया, किसको, पाकिस्तान के पास चला गया पार्टीशन के बाद। दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ द इरीगेटेड एरिया इन इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इससे क्या हुआ कि हमने उस जमीन में कमी महसूस की जो इरीगेटेड थी, जहाँ पे सिंचाई हो सकती थी, क्योंकि मैक्सिमम जो 5 रिवर्स थी और जो इंडस रिवर का पूरा ट्रिब्यूटरी सिस्टम था वो सारा का सारा पाकिस्तान के पास चला गया। तो विभाजन के दौरान अविभाजित भारत की लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। इससे स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्रों का अनुपात कम हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि अब हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा ना, जब हमारी जनसंख्या खाना खाएगी तभी तो वो कोई आर्थिक एक्टिविटी कर पाएगी, तभी तो वो इंडस्ट्री में काम करवा पाएगी, पढ़ पाएगी, क्योंकि फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी। दे टुक द फॉलोइंग स्टेप, तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए। आज़ादी के बाद सरकार का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाए। क्या किया कि स्विचिंग फ्रॉम कैश क्रॉप टू द फूड क्रॉप्स, यानी जैसे हम कॉफी चाय वगैरह ये कैश क्रॉप्स रबड़ इनको उगा रहे थे, इसकी जगह हम फूड क्रॉप्स पे चले गए कि हम उन क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जो लोग खा सके। नकदी फसलों से खाद्य फसलों की ओर बढ़ावा। प्रैक्टिस इंटेंसिफाइड क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, यानी हम इंटेंसिवली खेती करने लगे, मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। ठीक है, पहले से ही खेती की गई भूमि पर सघन फसल का उत्पादन किया गया। अगला क्या है कि इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल लैंड एंड फैलो लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो जो फैलो लैंड पड़ी हुई थी, यानी जिसपे खेती नहीं हो रही थी, उसको भी हम कल्टिवेशन के अंडर ले आए। तो क्या होगा, जब कल्टिवेबल लैंड हमारी बढ़ेगी, कृषि योग्य भूमि बढ़ेगी, तो कृषि का उत्पादन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कृषि योग्य भूमि और प्रति भूमि को खेती के अंतर्गत लाकर कृषि योग्य क्षेत्र को बढ़ाया गया। आगे इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा रोल था। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या यूज करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम यूज करते हैं HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी वो बीज जो ज्यादा उपज पैदा कर सके, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में फूड का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पूरे भारत में हम खेती भी नहीं कर सकते मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हर जगह की सिचुएशन अलग अलग है। तो बाय द मिड 60s द न्यू सीड वेराइटीज ऑफ व्हीट मैक्सिको एंड राइस की कहाँ से, फिलीपींस से, नोन एज हाई यील्डिंग वेराइटीज वर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। 1960 के दशक के मध्य तक गेहूं कहाँ से आया, मैक्सिको से, और चावल कहाँ है, फिलीपींस से, कि नई बीज किस्में जिन्हें उच्च उपज वाली किस्में के रूप में माना जाता है खेती के लिए उपलब्ध थी। इंडिया इंट्रोड्यूस पैकेज टेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग HYV सीड अलोंग विद केमिकल फर्टिलाइजर, के हम केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि अगर हमें इंटेंसिवली खेती करनी है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जमीन नेचुरली अपनी उर्वरकता को ग्रो करे। नेचुरली ग्रो करने के लिए उसको टाइम लगेगा और टाइम के हमारे पास शॉर्टेज है। तो हमने क्या करा कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके हमने इसको आर्टिफिशियली उसकी उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी को ग्रो किया। इन इरीगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, और उन एरियाज में यूज किया जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी थी, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर एंड HYV सीड्स को यूज करते हैं तो हमें वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए होती है।
अश्योर्ड सप्लाई ऑफ सोइल मॉइस्चर थ्रू द इरिगेशन वाज बेसिक रिक्वायरमेंट, वही कि इरिगेशन हमें चाहिए ही चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ दिस न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, सिंचाई के माध्यम से मिट्टी की नमी की सुनिश्चित आपूर्ति इस नई कृषि तकनीक की सफलता के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी। दिस स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो इससे क्या हो गया, हमारे जो खाद्य पदार्थ है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया एट अ वेरी फास्ट रेट। दिस एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाज नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। कृषि विकास की इस रणनीति से खाद्य उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। कृषि विकास की इस रणनीति को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी इसने क्या कर दिया, इस कृषि विकास ने देश को खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भर बना दिया, यानी अब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। पहले बीच में क्या हो गया था कि हम अमेरिका से भी समटाइम्स वीट को इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अगला क्या है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है कि हमें ज़मीन का इस्तेमाल करके आज की जनसंख्या की नीड्स तो पूरी करनी है, बट ऐसा नहीं है कि हम उस ज़मीन का इतना इस्तेमाल कर ले कि फ्यूचर जनरेशन उस पर खेती ना ही कर पाए। तो इसे बोला गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रेम्यूनरेटिव यानी ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबल हो, एंड क्लाइमेट रेजिलियंट यानी जैसे जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है उसके खिलाफ भी वो लड़ सके, रेजिलियंट हो। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है। इट प्रमोट लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एप्रोप्रिएट सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर, यानी इसमें हमें क्या करना है कि सोइल के मॉइस्चर को कंजर्व करके रखना है, ज़्यादा ओवर यूज उसको नहीं करना है। यह स्थान विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देती है, यानी रीजन रीजन से वेरी करेगी, रीजन स्पेसिफिक होगी, लोकेशन स्पेसिफिक होगी, और उपयुक्त मृदा और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना है। द गवर्नमेंट हैज बीन प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि यहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिकली जो हमने मैन्योर प्रोड्यूस की, जो खाद प्रोड्यूस की है, हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने क्या स्कीम्स लेके आई, गवर्नमेंट लेके परंपरागत कृषि योजना एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सरकार परंपरागत कृषि योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है। अगर हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज़ करेंगे, तो जो ज़मीन है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहेगी। आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी इंडियन कृषि के, भारतीय कृषि के क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या है कि डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे भारत में हर जगह पे सिंचाई उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो मानसून पे डिपेंड रहते हैं, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कई बार क्या होता है कि मानसून कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है और कई बार बहुत कम आता है, तो जिससे क्या होता है कि सोइल मॉइस्चर मेंटेन नहीं रह पाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, यानी अनियमित मानसून पर निर्भरता। दूसरा क्या है, लो प्रोडक्टिविटी यानी कम उत्पादकता। कम उत्पादकता के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो हमारे पास ज़मीन की छोटा टुकड़ा हो, या फिर हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ ना कर पा रहे हैं, क्योंकि समटाइम जब छोटा किसान होगा तो उसके पास इतना पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे। और जब तक हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसमें कमाई है, वो भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अगला क्या है, कंस्ट्रेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस, यानी वित्तीय संसाधनों और ऋणग्रस्तता की सीमाएं। यानी कई बार क्या होता है कि फार्मर ने लोन लिया और उसकी क्रॉप ग्रो नहीं हुई, तो उस पर क्या हुआ, कर्ज चढ़ता जाता है, कर्जग्रस्त हो जाता है, जिससे क्या फार्मर सुसाइड भी इंक्रीज हो रहे हैं। समटाइम हर किसी फार्मर को बैंक से लोन नहीं मिलता है, जब बैंक से लोन नहीं मिलेगा तो वो किसी साहूकार से लेता है, साहूकार का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे क्या होता है कि फिर वो उस साइकिल में फंस जाता है, इंटरेस्ट वाली साइकिल में ही फंस जाएगा। आगे क्या है, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इंडिया में अराउंड 80% ऑफ लैंड कितनी है, 2 एकर्स के आसपास। और जब छोटी लैंड होती है तो वो प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर कराने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हमें लैंड रिफॉर्म करके क्या करना है कि जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसको कम भूमि, या जिसके पास भूमि नहीं है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंडिया में लैंड रिफॉर्म अच्छे से परफॉर्म नहीं हुए हैं। आगे क्या लिखा है कि स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, कि छोटा खेत है या फिर कैसा है कि छोटे के एक खेत का हिस्सा यहाँ, एक खेत का हिस्सा वहाँ, एक खेत का हिस्सा वहाँ, तो उस पर हम लार्ज लेवल पे एग्रीकल्चर कृषि नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्या है कि लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन, यानी व्यावसायीकरण का अभाव। यानी हम खेती कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, निर्वाह कृषि कर रहे हैं, हम उसको मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आगे क्या है कि वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी गांव वाले रूरल एरियाज में अभी भी कृषि के अलावा और कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या है, वहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है।
आगे क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, यानी कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो रहा है। यानी धीरे धीरे क्या हो रही है, कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। जैसे जैसे कृषि योग्य भूमि कम होती जाएगी तो क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन खुद ब खुद लो हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन लो हो जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर। तो ये हमने पढ़ा थर्ड चैप्टर लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। बहुत ही जल्दी इनके इंपॉर्टेंट PYQs एंड MCQs भी हम अपलोड करने वाले हैं। बाकी आप इन नोट से चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें जिससे आपको ये टॉपिक्स याद हो जाए। ओके, थैंक यू।